इस नए डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे तौर पर हम सब से जुड़ा है। बिल्कुल सीधे तौर पर हर उस इंसान से जुड़ा है जो इस इकोनॉमी का हिस्सा है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है कंज्यूमर राइट्स, यानी उपभोक्ता अधिकार। हाँ, उपभोक्ता अधिकार। और हमारे देश का ये जो विशाल बाजार है ना, वो असल में काम कैसे करता है। हम्म। आज के हमारे सोर्स मटेरियल में एजुकेशन से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार चैप्टर्स हैं। कुछ ऐसी रियल लाइफ केस स्टडीज हैं जो सिस्टम की असलियत दिखाती हैं, और कुछ बेहद जरूरी कानूनी दस्तावेज शामिल हैं। राइट। और आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो बहुत क्लियर है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसको समझते हैं। हम सब ना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कंज्यूमर्स हैं। डेफिनेटली। हम गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस सिस्टम में अपने असली अधिकारों को नहीं पहचानते। और ना ही उन अदृश्य ताकतों को पहचानते हैं जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों को कंट्रोल करती हैं। एग्जैक्टली हमें ये समझना है कि इस चकाचौंध भरे बाजार के पीछे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन किस किस लेवल पर होता है, कंज्यूमर मूवमेंट का इतिहास क्या रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, एक कंज्यूमर के तौर पर सिस्टम ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं और उनका असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, इस पूरे मार्केट सिस्टम को अगर एक एरियल व्यू से देखा जाए ना, तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस। बाजार कभी भी पूरी तरह से फेयर या निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता। हाँ। पावर इम्बैलेंस से आपका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स के बीच का फर्क। हाँ, एक तरफ प्रोड्यूसर्स हैं, यानी सामान और सर्विसेज बनाने वाले। अब ये संख्या में बहुत कम है, लेकिन इनके पास बेहिसाब पैसा है, पावर है, लीगल टीम्स हैं और मीडिया की रीच है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं, कंज्यूमर्स, जो संख्या में तो करोड़ों हैं, लेकिन पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हैं। जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मार्केट में उतरती हैं, तो वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर सकती हैं, रूल्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जिससे एक अकेला इंसान इस बड़ी मशीनरी के सामने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। यही वो स्थिति है जहां से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। और इसी बेबसी का फायदा उठाकर मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन के अलग अलग तरीके जन्म लेते हैं। सोर्सेज में जो जमीनी हकीकत बताई गई है ना, वो सिर्फ कम वजन तौलने या मिलावट करने तक सीमित नहीं है। नहीं, उससे बहुत आगे की बात है। हाँ, हिडन चार्जेस लगा देना, डिफेक्टिव सामान पकड़ा देना, ये सब तो रोज की बातें हो गई हैं। लेकिन मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वो रवैया लगता है जहां सेलर एक बार सामान बेचने के बाद सारी जिम्मेदारी खरीदार पर डाल देता है। हाँ, वो टिपिकल डायलॉग। बिल्कुल, अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो सीधा जवाब मिलता है कि पसंद नहीं आया तो कहीं और से ले लेते, जैसे कि सेल पूरी होने के बाद प्रोड्यूसर की कोई लीगल या मॉरल जिम्मेदारी बचती ही नहीं है। What's fascinating here is, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ गली मोहल्ले के दुकानों की बात नहीं है। बड़ी कॉर्पोरेशंस किस तरह मीडिया और एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करके साइंटिफिक फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, इसके उदाहरण तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, सोर्सेज में एक बहुत ही क्लासिक केस का जिक्र है इसके बारे में। एग्जैक्टली। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ने सालों तक अपना पाउडर मिल्क या बेबी मिल्क पाउडर ग्लोबल मार्केट में बेचा। और उनकी मार्केटिंग क्या थी पता है? क्या? उन्होंने दावा किया कि ये प्रोडक्ट माँ के दूध से भी ज्यादा साइंटिफिक और बेहतर है। अरे बाप रे! जरा सोचिए, कमर्शियल प्रोडक्ट को कुदरत से बेहतर बताकर पीढ़ियों को गुमराह किया गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वो इतने बड़े स्तर पर गलत जानकारी फैला रहे थे, तो क्या उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था? सोर्सेज बताते हैं कि उन्हें अपनी गलती मानने पर मजबूर करने में सालों का लंबा संघर्ष लग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास इस नैरेटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। दुनिया भर के एक्टिविस्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ प्रोफेशनल्स को सालों तक एक कलेक्टिव लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाकर उस कंपनी ने ऑफिशियली अपनी झूठी मार्केटिंग को स्वीकारा। हाँ, इसी तरह का एक और पैटर्न हमें टोबैको या सिगरेट इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। ओह हाँ, वो कैंसर वाला केस। बिल्कुल। कई दशकों तक इंटरनल रिसर्च होने के बावजूद ये कंपनियां इस बात से इनकार करती रहीं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, जबकि उन्हें सच्चाई पता थी। पूरी तरह से। दुनिया भर की अदालतों में कोर्ट केसेस की एक बहुत लंबी और महंगी लड़ाई लड़ी गई।
तब जाकर कहीं कानूनी रूप से उन्हें ये मानने और अपने पैकेट्स पर चेतावनी छापने पर मजबूर किया गया। ये साफ दिखाता है कि बिना सख्त रेगुलेशंस के फ्री मार्केट के भरोसे लोगों की सुरक्षा नहीं छोड़ी जा सकती। नहीं छोड़ी जा सकती, बिल्कुल। ये सब सुनकर ना सच में हैरानी होती है कि एक समय ऐसा भी था जब कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क था ही नहीं। हाँ, कोई नियम कानून नहीं थे। पहले के समय में अगर किसी को किसी ब्रांड या दुकानदार से धोखा मिलता था तो लोग बस उस दुकान से सामान खरीदना बंद कर देते थे और दूसरों को भी वहां जाने से मना कर देते थे। यानी बॉयकॉट ही इकलौता हथियार था। हाँ, बॉयकॉट। खुद को बचाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के कंधों पर थी। तो फिर ये कंज्यूमर मूवमेंट एक कानूनी रूप कैसे ले पाया? भारत के संदर्भ में बात करें तो इस मूवमेंट की शुरुआत 1960s के दशक में हुई, और वो भी किसी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए मतलब उस दौरान भारत में भारी फूड शॉर्टेज चल रही थी, खाने की कमी। उस दौरान होर्डिंग यानी जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और खाने के तेल जैसी बेसिक चीजों में भयंकर मिलावट ने आम इंसान को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो वहां से इस मूवमेंट ने जन्म लिया। हाँ, हालांकि शुरुआत बहुत धीमी थी। 1970s के दशक तक भी ये मूवमेंट सिर्फ अखबारों में आर्टिकल्स लिखने, रेशन की दुकानों पर होने वाली धांधली पर चर्चा करने या एग्जीबिशंस लगाने तक ही सीमित था। मतलब इसके पास कोई दांत नहीं थे, यानी लीगल पावर नहीं थी। एग्जैक्टली, कोई कानूनी ताकत नहीं थी इसके पास। लेकिन सोर्सेस के अनुसार 1980s के दशक में हालात तेजी से बदले। हाँ, ग्लोबल लेवल पर चेंजेस आने लगे थे। बिल्कुल। 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अपनाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसने ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे नेशनल सरकारों पर दबाव पड़ा। और आज कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जैसी जो अम्ब्रेला बॉडी है, उसमें 100 से ज्यादा देशों की 200 से भी ज्यादा संस्थाएं काम कर रही हैं। और इसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और डोमेस्टिक दबाव का नतीजा था कि 1986 में भारत सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल। 1986 में भारत की संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, जिसे हम कोपरा के नाम से जानते हैं। COPRA। हाँ, कोपरा। ये कानून सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि ये भारतीय मार्केट के इतिहास का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने पहली बार कंज्यूमर को महज एक खरीदार की कैटेगरी से निकालकर उसे बाकायदा कुछ ठोस कानूनी अधिकार दिए। तो चलिए अब सीधे उन अधिकारों की जमीनी हकीकत पर आते हैं। सोर्सेज में 4 मुख्य अधिकारों को बहुत ही डिटेल में कुछ रियल लाइफ के स्टडीज के साथ समझाया गया है। हाँ, ये केस स्टडीज काफी आई ओपनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा के अधिकार या राइट टू सेफ्टी की। इसमें रेजी मैथ्यू नाम के एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट का केस दिया गया है। बहुत ही दुखद केस है ये। हाँ, उसे केरला के एक प्राइवेट क्लिनिक में टॉन्सिल के रूटीन ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन एनेस्थीसिया देने में हुई गड़बड़ी की वजह से उसके दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा और वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। ये एक भयानक ट्रेजेडी है सच में। लेकिन कानूनी नजरिए से अगर हम इसको देखें तो एक मेडिकल एक्सीडेंट कंज्यूमर राइट्स के दायरे में कैसे आ जाता है? यही कोपरा की सबसे बड़ी ताकत है। ये सुरक्षा का अधिकार सिर्फ बाजार से खरीदे गए सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सर्विसेज पर भी लागू होता है जिनके लिए भुगतान किया गया है। अच्छा, यानी हॉस्पिटल्स भी इसके अंडर आते हैं? बिल्कुल। रिजी के पिता ने जब स्टेट कंज्यूमर कमीशन में केस किया तो शुरुआत में सबूतों की कमी बताकर उसे खारिज कर दिया गया था। ओह, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपील की। मामला नेशनल कंज्यूमर कमीशन तक गया। नेशनल कमीशन ने डीप एनालिसिस के बाद ये स्थापित किया कि अस्पताल की तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, जो कि सर्विस में एक बहुत बड़ी कमी है। और इसके लिए अस्पताल को भारी मुआवजा देना पड़ा। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज लोगों की जान या प्रॉपर्टी के लिए खतरा बन सकती हैं, उनके खिलाफ सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है हमें। चाहे वो मेडिकल सर्विस हो या फिर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व। एग्जैक्टली। अगर वॉल्व खराब क्वालिटी का है और कुकर फट जाता है तो मैन्युफैक्चरर पूरी तरह से लायबल है। ये सच में बहुत ही पावरफुल है। लेकिन सुरक्षा तभी मुमकिन है जब हमें पता हो कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, जो हमें दूसरे अहम अधिकार की तरफ ले जाता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी सूचना का अधिकार। हाँ, पैकेट्स पर जो MRP, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स या साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं ना, वो कंपनी की कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। बिल्कुल, कानूनी रूप से उन्हें लिखना ही पड़ता है। लेकिन सोर्सेज इस अधिकार के एक बहुत ही अलग और व्यापक रूप की बात करते हैं।
2005 का RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बिल्कुल। आरटीआई ने सूचना के अधिकार का दायरा सिर्फ प्रोडक्ट से बढ़ाकर सरकारी कामकाज और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी तक फैला दिया। इसका मतलब कंज्यूमर सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो स्टेट द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का भी उपभोक्ता है, सरकारी सर्विसेज का भी। और इसका असर क्या होता है, ये सोर्सेज में दी गई अमृता की केस स्टडी से बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाला केस। वही, अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी जिसमें एक सरकारी नौकरी के लिए सारे सर्टिफिकेट्स जमा किए, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन महीनों तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं था। सरकारी ऑफिसर्स कोई जवाब नहीं दे रहे थे। टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक डिले। बिल्कुल। तो ऐसे में जब सिस्टम दीवार बन जाए तो आरटीआई ने यहाँ कैसे काम किया? अमृता ने आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मल एप्लीकेशन डाली। उसने ये तर्क दिया कि एक रीजनेबल टाइम में रिजल्ट जानना उसका कानूनी अधिकार है, ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। बिल्कुल। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक लीगल डिमांड थी और सिस्टम को झुकना पड़ा। उसे ना सिर्फ रिजल्ट में देरी का कारण बताया गया, बल्कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी तुरंत जारी कर दिया गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, ये केस दिखाता है कि जानकारी किस तरह सीधे तौर पर सत्ता यानी पावर में बदल जाती है। Yes, where it gets really interesting. यहाँ कहानी बहुत रोचक हो जाती है। वो कैसे? जानकारी होने के बाद अगला कदम होता है चुनाव करना, यानी चुनने का अधिकार या राइट टू चूज। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोर्सेज में दिल्ली की स्टूडेंट अभिरामी का एक बहुत ही दिलचस्प केस है। अभिरामी ने एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। ये 2 साल का कोर्स था। अच्छा, 2 साल का लंबा कोर्स था। हाँ, और इंस्टीट्यूट ने एडमिशन के वक्त ही 1,20,000 रुपए की पूरी फीस लंपसम यानी एक साथ एडवांस में ले ली। बाप रे, एक ही बार में पूरी फीस? बिल्कुल। लेकिन 1 साल बाद अभिरामी को लगा कि पढ़ाई की क्वालिटी बहुत खराब है और उसने कोर्स छोड़ने का फैसला किया। उसने बचे हुए 1 साल की फीस वापस मांगी, जिसे इंस्टीट्यूट ने साफ मना कर दिया। आमतौर पे तो लोग ऐसे मामलों में हार मान लेते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। लेकिन इस केस में कंज्यूमर कमीशन का फैसला इतना गेम चेंजिंग क्यों था? क्योंकि इस केस ने पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए एक नज़ीर पेश की। जब अभिरामी ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल किया तो कमीशन ने माना कि ये सीधे तौर पर चुनने के अधिकार का हनन है। मतलब आप किसी को जबरदस्ती रोके नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। आप किसी को एक खराब सर्विस में बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इंस्टीट्यूट को 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया। लेकिन इंस्टीट्यूट तो माना नहीं होगा आसानी से। बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने स्टेट कमीशन में अपील कर दी। लेकिन स्टेट कमीशन ने न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले को सही ठहराया, बल्कि इंस्टीट्यूट पर एक बिना वजह की अपील करके कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ओह वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और इतना ही नहीं, अभिरामी को 7,000 रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा भी देने को कहा। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि स्टेट कमीशन ने एक जनरल डायरेक्टिव पास कर दिया। कैसा डायरेक्टिव? कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से पूरे कोर्स की फीस एक साथ एडवांस में नहीं ले सकता। ओह वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की लड़ाई पूरे सिस्टम का नियम बदल सकती है। और ये चुनने का अधिकार हर जगह लागू होता है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि आप गैस कनेक्शन लेने जाओ तो डीलर दबाव डालता है कि नया स्टोव या चूल्हा भी उसी से खरीदना पड़ेगा। हाँ, मैंने भी फेस किया है ये जो फोर्स्ड टाइंग है ना, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन अगर डीलर ना माने या कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसे ना दें तो फिर कंज्यूमर के पास क्या रास्ता है? यहीं पर एंट्री होती है चौथे अधिकार की, निवारण का अधिकार, यानी राइट टू सीक रीड्रेसल। बिल्कुल, सबसे क्रूशियल राइट है ये। हाँ, सोर्सेज में प्रकाश का केस है इसके लिए, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा था। हाँ, पैसों की सख्त जरूरत थी उस वक्त। लेकिन पैसा महीनों तक नहीं पहुंचा। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटे, कोई जवाब नहीं मिला। फिर प्रकाश ने खुद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल किया और पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरा। प्रकाश का ये केस सीधे तौर पर हमें ये समझने में मदद करता है कि न्याय की ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। आम लोग कहाँ जाते हैं इसके लिए? वही, कॉपरा के तहत हमारे देश में एक 3 टियर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी यानी 3 स्तर का कानूनी ढांचा बनाया गया है। 3 अलग-अलग लेवल्स पर। हाँ, ये आम अदालतों से बिल्कुल अलग है और इसे सिर्फ कंज्यूमर मामलों के लिए ही डिजाइन किया गया है। सोर्सेज इस 3 टियर सिस्टम का जो ब्रेकडाउन देता है ना, उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन उन क्लेम्स की सुनवाई करता है जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक होती है। राइट।
1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और अगर कोई वहां के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो स्टेट लेवल कमीशन में अपील कर सकता है, जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के मामले देखता है। और अंत में आता है नेशनल लेवल कमीशन, जो 10 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई करता है और जहां स्टेट कमीशन के फैसलों के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को डिस्कस करना जरूरी है, जो सोर्सेज में हाईलाइट किया गया है, कोपरा 2019 का अमेंडमेंट। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज था। 1986 में जब कानून बना था तब इंटरनेट या अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी चीजें तो थी नहीं। मार्केट पूरी तरह से बदल चुका था, इसलिए कानून को भी अपडेट होना पड़ा। एग्जैक्टली 2019 के इस नए एक्ट ने ई कॉमर्स को पूरी तरह से अपने दायरे में ले लिया है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये कहकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि हम तो सिर्फ एग्रीगेटर्स हैं। और इसके साथ कुछ सख्त सजाओं का भी प्रावधान जुड़ गया है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट या खराब सर्विस किसी बड़े नुकसान का कारण बनती है, तो सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर पर अब सिर्फ फाइन ही नहीं लगेगा, बल्कि उन्हें सजा या जेल भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। और एक बहुत ही स्मार्ट मूव ये लिया गया है कि अब मामलों को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मीडिएशन सेंटर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सालों साल चलने वाली लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सके। बिल्कुल, ताकि लोगों का समय और पैसा बचे। देखिए, ये कानूनी मशीनरी तो तब एक्टिवेट होती है ना जब नुकसान हो चुका हो, लेकिन नुकसान होने से पहले ही उसे रोकने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का भी एक सिस्टम है। हाँ, प्रिवेंशन के लिए। बाजार में सामान खरीदते वक्त हम अक्सर पैकेट्स पर ISI, एगमार्क, हॉलमार्क या +F लोगो देखते हैं, जो फूड फोर्टिफिकेशन के लिए होता है। बिल्कुल, ये निशान हम सब ने देखे हैं। लेकिन सोर्सेज में एक बहुत बड़ा कैच बताया गया है कि सभी प्रोड्यूसर्स के लिए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। तो फिर इसका फायदा ही क्या है? देखिए, फायदा ये है कि जो संस्थाएं ये सर्टिफिकेट्स देती हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई करती हैं। ये सच है कि हर छोटी चीज के लिए ये सर्टिफिकेट लेना मैन्युफैक्चरर्स के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये काफी खर्चीला होता है। तो आम कंज्यूमर को इससे क्या फायदा? फायदा उन प्रोडक्ट्स में है जो सीधे तौर पर पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े हैं, जैसे LPG सिलेंडर, खाने में डालने वाले फूड कलर्स, सीमेंट या पैक्ड पीने का पानी। इनके लिए सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि उनके पास ये क्वालिटी मार्क्स होने ही चाहिए। इसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें ये लेना ही पड़ेगा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में कंज्यूमर मूवमेंट अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है? 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। देश भर में 2000 से ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स काम कर रहे हैं। हाँ, बाहर से देखने पर तो सब कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन क्या सच में ग्राउंड रियलिटी इतनी ही परफेक्ट है? मुझे नहीं लगता। चुनौतियां बहुत गहरी और सिस्टमैटिक है ना? बिल्कुल। जिन 2000 से ज्यादा ग्रुप्स की हमने बात की ना, सोर्सेस खुद मानते हैं कि उनमें से बमुश्किल 50-60 ही ऐसे हैं जो सच में ऑर्गेनाइज्ड हैं और जमीनी स्तर पर अपने इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। ये तो बहुत कम नंबर है। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कंज्यूमर रिड्रेसल का जो प्रोसेस है, जिसे आसान और तेज होना चाहिए था, वो समय के साथ बहुत ही जटिल, यानी कम्बसम, महंगा और स्लो होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां मामलों को उलझा देती हैं? हाँ, बड़ी कंपनियों के पास महंगे वकीलों की पूरी फौज होती है। वो एक छोटे से मामले को सालों तक खींच सकते हैं, तारीख पे तारीख लेकर। और एक आम इंसान जिसे अपनी नौकरी या बिजनेस भी देखना है, वो बार बार कमीशन के पेशियों पर नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, उसे भी मजबूरन वकील हायर करने पड़ते हैं, जिससे खर्चा और बढ़ जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है कि भारत में आज भी ज्यादातर खरीदारी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल आउटलेट से होती है। लोग अक्सर पक्का बिल या कैश मेमो नहीं लेते। वही तो, और बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सबूत के कोर्ट में केस साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब क्या है? आप ही बताइए। इतनी लंबी चर्चा, इतने कानूनों और इन तमाम कमियों को जानने के बाद अल्टीमेट टेक अवे क्या निकलता है? वही कि अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भले ही सिस्टम ने कोपरा जैसे पावरफुल कानून बना दिए हों, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर नहीं बनता, तब तक कोई भी कानून उसकी रक्षा नहीं कर सकता। एकदम सही कहा आपने। जागरूकता कोई इवेंट नहीं है, जैसे साल में एक दिन मना लिया। ये एक रोज की आदत है। हर खरीदारी पर पक्का बिल मांगना,
एमआरपी और एक्सपायरी डेट क्रॉस चेक करना। और सबसे अहम बात, जब भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का सामना हो तो चुपचाप नुकसान सहने की बजाय उन अधिकारों का इस्तेमाल करना जो सालों के संघर्ष के बाद हमें मिले हैं। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। आज हमने देखा कि बाजार एक न्यूट्रल जगह नहीं है, यहाँ पावर का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। हाँ, लेकिन हमने ये भी जाना कि जब आम लोग अवेयर होते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल। कॉपरा 1986 और नए 2019 के अमेंडमेंट जैसे कानूनी हथियार हमारी ढाल बन सकते हैं। रेजी, अमृता, अभिरामी और प्रकाश, इनके संघर्षों ने हमें ये सिखाया कि सुरक्षा, सूचना, चुनाव और निवारण ये सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं है। हाँ, बल्कि असल जिंदगी के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए किया जा सकता है। बहुत ही सही बात कही आपने। अंत में हम एक विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आज बड़ी बड़ी कंपनियां कंज्यूमर कानूनों से बचने के लिए वकीलों की पूरी फौज रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं। अगर वो इन कानूनों के पावर को आम लोगों से बेहतर जानती हैं, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि कंज्यूमर्स भी इन कानूनों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लें और इस डिजिटल युग के बाजार में सत्ता का असली संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर सीधे अपने हाथ में ले लें? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहराई से भरी चर्चा में शामिल होने के लिए और सीखने की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और अधिकारों के इसी तालमेल के साथ फिर मुलाकात होगी।